हेलो दोस्तों, अगर बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु। यानी कि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीवाणु क्या कहलाता है और जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं और कौन कौन से जीवाणु लाभदायक होते हैं, कौन कौन से जीवाणु हानिकारक होते हैं और जीवाणुओं के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया अपने अनुवांशिक यानी कि अपनी जनसंख्या में कैसे वृद्धि करते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बैक्टीरिया ना लगभग हमारे हाथ, पाँव, पैर मतलब कि फेस पे या फिर बॉडी के किसी भी अंग में यानी कि हर अंग में बैक्टीरिया छिपा हुआ होता है। ये हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई, यानी कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि इतना छोटा होता है कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। बैक्टीरिया आप जिस मोबाइल से या फिर जिस लैपटॉप से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी बैक्टीरिया होगा। अब इसको फेंक मत दीजिएगा अपने मोबाइल को आप, वह यानी कि वो आपके हाथ में, आप उसके मोबाइल के कोवर में, यानी कि हर चीज़ में बैक्टीरिया होता है। जिस भी व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना फेस बार बार ऐसे टच करता है तो उसके फेस पे ना ज़्यादा पिंपल या फिर ज़्यादा दाग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने फेस को बहुत ही कम टच करता है तो यानी कि उसके फेस पे कम पिंपल और कम दाग देखने को मिलते हैं। क्योंकि फेस को बार बार छूने से ना, हमारे जो हाथ में अभी हाथ हम कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं, तो इसको बार बार छूने से हमारे फेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं वह क्या होते हैं, तो वह अपने उखबुकी उन लोगों को ले लेती है। तो इसीलिए अपने फेस को बार बार नहीं टच करना चाहिए। देखिए, बैक्टीरिया का हिंदी नाम क्या है? जीवाणु ना। बैक्टीरिया को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया ही बोला जाता है। ठीक है। बैक्टीरिया की खोज लगभग आज से 30 लाख वर्ष साल पहले हुई थी। कब? तो 30 लाख वर्ष साल पहले। अब सोचिए कि 30 लाख वर्ष साल पहले लगभग कितना दिन हो गया ना। अभी 2022 चल रहा है, यानी कि अभी केवल 2000 हुआ है हम लोग, मतलब कि मानव जाति को उभरे हुए, या फिर कह सकते हैं 5000 हुआ होगा। और जब से ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है उससे पहले। लेकिन 30 लाख वर्ष मतलब कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वर्ष हो गया ये। इसलिए पृथ्वी की सबसे पहली जीव कौन सी है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का नाम उस समय क्या था अब ये तो नहीं पता है किसी को, लेकिन सबसे यह ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया जो है वह पृथ्वी की सबसे पहली जीव, यानी कि पृथ्वी पे सबसे पहले बैक्टीरिया ही आया था। ठीक है। अब यह कब का है? तो 30 लाख वर्ष साल पहले का है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो एंटोनी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। और ये जीवित कोशिका की खोज किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणुओं का जनक, जीवाणुओं का पिता कहा जाता है किसको? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक को बोला जाता है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि यह एक कोशिकाओं से बना होता है। अब हमारा शरीर जो है यह अनेक कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया केवल एक कोशिकाओं से बना होता है। चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो, वह एक कोशिकाओं से ही बना होता है। अब हमारा जो शरीर है वह शरीर किससे बना है? तो पहले कोशिका हमारा आया होगा, फिर ऊतक आया होगा, फिर अंग आया होगा, उसके बाद शरीर आया है। लेकिन ना, बैक्टीरिया को बनने में केवल कोशिका ही चाहिए होता है। कौन सा? तो एक कोशिका, यानी केवल एक कोशिका रहेगा तो यह बैक्टीरिया बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, बैक्टीरिया के जो शरीर का तापमान होता है, यानी कि औसतन जो तापमान होता है वह 1.25 माइक्रोन होता है। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। ठीक है। ठीक। और बैक्टीरिया की सबसे छोटी यानी कि सूक्ष्म जो इकाई होती है, यानी कि जो सबसे सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटा जो मात्रा होता है बैक्टीरिया की, वह होता है कितना? तो 0.15 म्यू ना। ये म्यू का काम करता है, यू ऐसे करके ऐसे, तो ये म्यू का काम करता है, जो कि बैक्टीरिया का सबसे छोटा इकाई है ना। जो दंड के आकार का होता है। दंड दंड का मतलब कि जो जो छड़ के आकार का, मतलब कि ऐसा, यानी कि इस आकार का जो होता है वह ना दंड बोला जाता है। ठीक। और इसी बैक्टीरिया का ना सबसे जो बड़ा अंग हो जाएगा, वह सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कुंडलित। कुंडलित सबसे बड़ा अंग, यानी कि सबसे बड़ी इकाई होगी किसकी? तो बैक्टीरिया की, यानी कि जीवाणुओं की। अब इसकी जो आकार होता है वह 15 म्यू का होता है। अगर बात करें बैक्टीरिया के प्रकार की, तो बैक्टीरिया के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। देखिए, बैक्टीरिया के 4 प्रकार हैं। कितने हैं? तो बैक्टीरिया के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो
वैसिलाई, कोकाई, स्पाइरिला और विब्रियो। वैसिलाई, कोकाई, स्पाइरिला और विब्रियो, यानी कि ये जीवाणुओं के सारे प्रकार हैं। वैसिलाई, कोकाई, स्पाइरिला और विब्रियो। देखिए सब में ई आया है। वैसिलाई, कोकाई, स्पाइरी आया है ना ई, विब्री ई आया है ना ई। यानी कि बैक्टीरिया को पकड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो उस यानी कि जिस भी शब्द में कोकाई, बैसिलाई, अस्पारिला और विब्रियो जैसे शब्द आपको मिलेंगे ना, खास करके 3 ही मिलते हैं। कौन कौन से, तो वैसिलाई, कोकाई और विब्रियो ही मिलते हैं। ये कभी कभी मिलता है अस्पाइरिला, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। केवल वैसिलाई, कोकाई और विब्रियो जैसे शब्द आपको जहां पे मिल जाएंगे जिस भी शब्द में, तो समझिएगा कि वो बैक्टीरिया है, यानी कि वहां पे बैक्टीरिया का जिक्र हो रहा है और या फिर जीवाणुओं का जिक्र वहां पे हो रहा है। देखिए बैसिलाई जो होता है वो दंड यानी कि इसके आकार, यानी कि छड़, यानी कि इसके आकार का, यानी कि सीधा एकदम खड़ा ऐसे सीधा होता है। अगर इससे घाव कहीं अगर हो जाए ना ऐसे, तो ऐसे एकदम सीधा खड़ा ऐसे पूरा गड्ढा की तरह हो जाएगा पूरे चेहरे पे। पर रहेगा इतना ही रहेगा घाव, यानी कि घाव का आकार इतना ही रहेगा, लेकिन वो अंदर ना गड्ढा यानी कि लंबा छड़ की तरह ऐसे हो जाएगा घाव हमारा इतना दूर से ना। लोग बोलते हैं कि बाती मैंने घाव में बाती हो रहा है। तो उसी तरह से ये किस जीवाणु के कारण होता है, तो वैसिलाय जीवाणु के कारण यह होता है। ये दंड मतलब समझते हैं क्या, ऐसे तो रहेगा घाव, मैंने पूरा ऐसे रहेगा ना, जब अगर होगा तो ये ऐसे पूरा हो जाएगा, यानी कि पूरा ऐसे पूरा अंदर की तरह, यानी गड्ढा ऐसे रहेगा, ऐसे 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 रहेगा गड्ढा ये ना। ठीक, ये किस यानी कि इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, तो एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। अब एंथ्रेक्स नामक रोग क्या है, तो यही घौवा को बोलते हैं एंथ्रेक्स नामक रोग। यानी कि इस तरह से अगर घाव होगा, मतलब कि जिस घाव में बाती नहीं होता है, पूरा एकदम अंदर गहन पूरा हो जाता है ऐसे और छोटा सा रहता है, उसको क्या बोला जाता है, तो एंथ्रेक्स नामक रोग बोला जाता है। यह किसके कारण होता है, तो बैसिलाई नामक जीवाणु यानी कि बैसिलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए अगर बात करें कोकाई की, तो कोकाई क्या होता है, गोल होता है। यह दंड के आकार का यानी कि इस प्रकार का होता है, जबकि यह ऐसे गोल, ये वाला गोल ना, ये यानी कि ये वाला गोल होगा ऐसे ऐसे, ये वाला गोल होगा। कि कौन सा, कोकाई, इसका आकार गोल होता है भैया। इससे कौन सा रोग होता है, तो न्यूमोनिया, जो कि बचपन में होता है। अगर न्यूमोनिया जिसको एक बार हो गया तो शायद ही किसी का ठीक होता है, मतलब कि माने उसका हल्का हल्का अंश जिंदगी भर रहता है। ध्यान दीजिएगा, निमोनिया रोग होता है ना, किसके कारण, तो कुकाई के कारण निमोनिया रोग होता है। अस्पाइरिला किसके आकार का होता है, तो पेंच या फिर कुंडलित के आकार का होता है। इससे ना रोग नहीं है, लेकिन विब्रियो जो होता है इससे कौन सा रोग होता है, तो कालरा, कालरा इससे रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो कालरा रोग किससे होता है, तो विब्रियो से होता है। जबकि यह किसके आकार का होता है, तो अर्धविराम, मतलब कि इस प्रकार के आकार का होता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे बिंदु और इस तरह से ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे अर्धविराम हो गया, यानी कि इसके आकार का होता है। कौन सा, तो विब्रियो नामक जीवाणु यानी कि विब्रियो नामक बैक्टीरिया। अब देखिए अगर बात करें कि प्रत्येक जीवाणु की जो कोशिका होती है वह किससे ढकी होती है वह किससे ढकी होती है, तो कोशिका झिल्ली से ढकी होती है। और कोशिका झिल्ली किससे ढका होता है, तो कोशिका भित्ति से। लेकिन ध्यान देना है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होता है वह सेलुलोज का नहीं बना होता है, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखे हम कौची, कि प्रत्येक जीवाणु की कोशिका कोशिका झिल्ली से क्या होती है, ढकी होती है, यानी कि ऐसे रहेगा। अब कोशिका झिल्ली के बाहर एक रहेगा क्या, कोशिका भित्ति ऐसे। और ये जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज का नहीं बना होता है, लेकिन प्रत्येक पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वह किससे बनी होती है, तो सेलुलोज का बना होता है ना। अगर बात करें कोशिका अपना भोजन कैसे कैसे बनाता है, और नहीं कोशिका नहीं, जीवाणु ना। अगर बात करें कि जीवाणु अपना भोजन कैसे कैसे बनाता है और यह अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करता है, कोशिका ना अपना भोजन ना कई तरीकों से बनाता है, जिसमें 3 तरीका सबसे फेमस है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो परपोषी, मृतपोषी यानी कि मृतोजीवी कोशिका जो होता है, और एक होता है स्वपोषी। परपोषी का मतलब कि जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम लोग परपोषी भी हैं और स्वपोषी भी हैं ना, लेकिन हम लोग खास करके परपोषी है क्योंकि हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं। और उसी तरह से हमारा क्या होता है, तो कोश यानी कि बैक्टीरिया भी होता है जो कि परपोषी भी होता है और स्वपोषी भी होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, तो मृत परजीवी भी होता है। देखिए परपोषी मतलब कि जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना, मृतोपजीवी का मतलब
कि यह न मरे हुए पेड़ पौधे, जंतु, सड़े गले या फिर जो जानवर मर जाता है उससे ये भोजन प्राप्त करते हैं। कौन से जीव, अरे कौन से बैक्टीरिया, तो मृतोपजीवी बैक्टीरिया ना, यानी कि मरे हुए सड़े गले पेड़ पौधों से ही ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब स्वपोषी की अगर बात करें तो ये खुद से प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वपोषी की क्रिया खास करके पौधों में होती है। किस में होती है, तो पौधों में होती है। पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन मानव क्या है, तो परपोषी है। मानव हमेशा से ही परपोषी रहा है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए, परपोषी जो होता है वह जीवित पौधों और जीवित जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगर हम लोग को कोई बोले कि लकड़ी खाओ सूखा हुआ, तो कोई खाएगा लकड़ी, नहीं खाएगा। ये लो, ये केबल, ये तार खाओ, अपना अपना पेट भर लो, तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि ये मरा हुआ है। इसको खाने से हम क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं। अगर यही अच्छा चीज मिलता, अगर यही चाउमीन रहता, चाउमीन का कोई खा कोई खा लेता है इसको, लेकिन ये क्या है, तो मरा हुआ है। अब चाउमीन क्या होता है ना, कि उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, तो ऊर्जा को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पौधे या फिर जो जंतु जीवित रहेगा उसी से ना ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो भोजन बनाते हैं, यानी कि उसी से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। और मरे हुए से कौन करता है, तो मृतोपजीवी। अब देखिए, स्वपोषी की क्रिया किसमें होती है, पादपों में होती है। पादपों का मतलब कि पेड़ पौधों में ही खास करके यह क्रिया होती है ना। अब यह क्रिया होती है खास करके गैसों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, तो यह क्रिया गैसों के द्वारा होती है। इसलिए ना स्वपोषी बैक्टीरिया, यानी कि स्वपोषी जीवाणु को बोला जाता है क्या, तो रासायनिक स्वपोषी भी इस क्रिया को बोला जाता है, क्योंकि यह रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर बात करें कि जो जीवाणु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, वह अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं, यानी कि जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं। अब ये दो तरीके से करते हैं, एक हो गया लैंगिक और एक हो गया अलैंगिक। लैंगिक का मतलब कि जिसमें दो पार्टनर की आवश्यकता होती है तभी संख्या में वृद्धि होगी। जैसे मनुष्य मनुष्य अपनी संख्या में वृद्धि तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई, यानी कि उसका एक साथी ना हो। अब कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं या फिर कोई कोई ऐसे भी जीव हैं पृथ्वी पे जो कि अपने से, यानी कि उनमें ही जन्म करने की दोनों गुण पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, अगर एक ही जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन उसको बोला जाता है। लेकिन अगर वही जीव अपने साथी को लेकर, यानी कि दो साथी मिलकर किसी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन बोला जाता है। तो बैक्टीरिया भी उसी तरह से होता है। कुछ बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन के द्वारा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो कि अपनी संख्या में वृद्धि अपने आप, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही कर लेते हैं। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। लैंगिक और अलैंगिक आप लोगों ने समझ लिया। लैंगिक का मतलब कि जिसमें दो पार्टनर की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक का मतलब कि जिसमें एक ही पार्टनर अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। देखिए, अगर बैक्टीरिया अलैंगिक रूप से अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे तो उनके लिए ना उसके शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, तो 30 से 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब जो अलैंगिक प्रजनन यानी कि जो भी बैक्टीरिया अलैंगिक तरीके से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, वह ना मुकुलन तथा द्वीप विभाजन के द्वारा करते हैं। मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन का मतलब कि जो बीच में से जो फुनगी निकलता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पौधा है, ठीक है, ये हमारा पौधा हो गया पूरा, ये वाला हमारा पौधा हो गया ऐसे ऐसे, ठीक। लेकिन अब यहाँ से एगो निकल गया फुनगी ऐसे, ठीक। अब इसमें से एगो यहाँ से ऐसे निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे निकल गया ऐसे, इसमें से निकल गया ऐसे, तो ये हमारा हो गया मुकुलन। क्या हो गया, मुकुलन हो गया। अब द्वीप विभाजन का मतलब जैसे अमीबा, ये अमीबा है ऐसे ऐसे अमीबा हो गया, अब ये टूट गया ऐसे, अब ये दुगो हो गया, यानी कि यहाँ से टूट गया, ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, तो ये हमारा हो गया अमीबा। ठीक है, जो कि दो अलग अलग भागों में पड़ जाए वह द्वीप विभाजन। मुकुलन का मतलब कि जिसमें से बीच में से पनखी यानी कि जो फुनगी फेंके। ठीक है। अब देखिए, अगर बैक्टीरिया के पास अनुकूल परिस्थिति रही तो यह 20 मिनट के बाद ही अपने वंश में वृद्धि करने लगते हैं, यानी कि यह पुनः से 20 मिनट के बाद ही अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं। कौन से,
तो जो भी बैक्टीरिया अलैंगिक तरीके से अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, अगर वातावरण समान यानी कि अनुकूल है, तो वो अपनी संख्या में वृद्धि कितने समय के बाद करेंगे, तो 20 मिनट के बाद ही वो अपनी संख्या में वृद्धि यानी कि अपने वंशज को बढ़ाने लगते हैं। जबकि लैंगिक में क्या होता है कि एक व्यक्ति थे, कौन से, तो ग्राम नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या बोला था कि बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटिए। कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटिए। एक हमारा हो जाएगा कौन सा, धनात्मक, एंड एक हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस पॉइंट और ये हमारा हो गया प्लस पॉइंट ना। जो भी बैक्टीरिया रंगने पर अभिरंजक यानी कि स्टेन करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उस बैक्टीरिया को धनात्मक की श्रेणी में रखा जाएगा। जबकि जो भी बैक्टीरिया अभिरंजक नहीं करेगा या फिर स्टेन नहीं करेगा, तो उसको हम ऋणात्मक की श्रेणी में रखेंगे। अब देखिए, यह पूरा होता है कोशिका भित्ति के द्वारा, क्योंकि कोशिका भित्ति में ही ऐसी करने की क्षमता होती है कि हम अभिरंजक को ग्रहण करें कि अभिरंजक को ग्रहण नहीं करें ना। ये डिपेंड करता यानी कि ये डिपेंड किस पे करता है, तो बैक्टीरियाओं के कोशिका भित्ति पे करता है। अगर वह रंगने पर क्या होगा, तो अभिरंजक यानी कि अस्टेन होगा, तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा। लेकिन कौन सा, ग्राम धनात्मक होगा। क्या होगा, ग्राम धनात्मक होगा। लेकिन अगर वही बैक्टीरिया रंगने पर अभिरंजक यानी कि स्टेन नहीं करेगा, तो उसको हम ग्राम ऋणात्मक यानी कि ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, और जो कर लेगा उसको ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है। अगर बात करें कि कौन से बैक्टीरिया लाभदायक और कौन कौन से बैक्टीरिया खराब होते हैं, तो देखिए, जो भी बैक्टीरिया हमारे लिए यानी कि जो भी बैक्टीरिया हमारे लिए काम करते हैं हमको जीवित रखने के लिए, वो हमारे लिए अच्छे हैं। कुछ समझ में आया। जो भी बैक्टीरिया हमारे लिए हमसे यानी कि हमको जीवित रखने की हमको फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, वह अच्छे यानी कि लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ये हमारे लिए अच्छी बैक्टीरिया है। लेकिन अगर वही दूध फट जाएगा, तो ये बुरे बैक्टीरिया यानी कि बैड बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, पावरोटी हमारे लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं जिसमें कवक होते हैं, ये हमारे लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं। लेकिन अगर उसी पावरोटी में कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, तो मतलब दिखने लगते हैं, तो हमारे लिए खराब बैक्टीरिया हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमसे यानी कि हमारे लिए जो भी बैक्टीरिया अच्छी होंगी वह क्या होगा, तो हमसे यानी कि वह गुड बैक्टीरिया यानी कि अच्छे जीवाणु होते हैं। लेकिन अगर वही जीवाणु हमारे विरोध काम करे ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, तो नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि बैड बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो सो आई होप वीडियो आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।